सो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो चलो जानते हैं कि सेल आखिर बेसिक यूनिट क्यों है। सो व्हेन यू लुक अराउंड एंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें दो तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। लिविंग थिंग जैसे कि ट्री हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमंस हो गए, और नॉन लिविंग थिंग जैसे कि स्टोन हो गया। सो यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज़। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कभी ना कभी आपने भी सोचा ही होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स में होती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका आंसर ये है कि सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, इसी वजह से सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो बड़ा हो वो सब सेल से मिलकर के ही बने होते हैं। एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स और कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनमें सिर्फ एक सेल है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जिनमें बहुत सारे सेल हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज अ सेल? अब हम जानेंगे कि सेल आखिर होता क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इस लाइन का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना होता है, फिर भी वो अपनी लाइफ खुद जी सकता है। उसे सर्वाइव करने के लिए और किसी सेल की ज़रूरत नहीं होती। इसी को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जो सिंगल सेल है वो अपने सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकता है, यानी कि वो एक सिंगल सेल है, वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस खुद परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना हो गया, रेस्पिरेशन करना हो गया, ग्रोथ हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर्स इंडिपेंडेंट लिविंग। इस लाइन का मतलब अगर सेल का कोई छोटा पार्ट अलग कर दिया जाए तो वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता, सिर्फ कंप्लीट सेल ही इंडिपेंडेंटली लिविंग कर सकता है। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब समझो, इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब है बॉडी को बनाना, जो बनाती है, ठीक है, और फंक्शनल का मतलब है कि जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने फर्स्टली लिविंग सेल को देखा था और उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, एंड लेटर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने सेल के अंदर का न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सो द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। मतलब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट होती गई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, वैसे वैसे साइंटिस्ट सेल के अंदर की छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी क्लियरली देख पाए। सो एक क्विक रिविजन लेते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स, एक ही स्ट्रक्चरल, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप को इम्प्रूवमेंट से सेल की डिटेल समझी गई। तो हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स के बारे में साइंटिस्ट ने क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई, तो जानते हैं। इन 1838 मैथियस शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। 1838 में जो हमारे शेल्डन साहब थे, जो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। और उन्होंने देखा कि हर प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बना है। प्लांट में अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि बाद में टिश्यू बना रही होती हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर शॉन 1839, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। उसी समय जो हमारे श्वान साहब थे, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी अलग अलग एनिमल सेल को स्टडी किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने देखा कि सेल के बाहर कोई तो ऐसी एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसे आज के टाइम में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, बट उस टाइम नहीं पता था कि वो आउटर मेम्ब्रेन क्या है। सो ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट सेल है, यानी कि उन्होंने प्लांट सेल पर भी स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो प्लांट
की जो सेल है उसमें सेल वॉल होती है और सेल वॉल जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का जो कि एनिमल सेल में नहीं देखने मिलती है। तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो हमारे श्वान साहब ने की थी जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। So on the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद श्वान ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स से मिलकर बनी होती है। शेल्डन और श्वान ने दोनों ने मिलकर के हमें सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो हमारी नई सेल है वो कैसे बनती है। तो फिर रुडोल्फ विर्चो साहब आए 1855 में, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्मुलेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि फिर 1855 में हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब आए और उन्होंने बताया कि जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, जो पुरानी सेल है उसी से नई सेल बनेगी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अनदर प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर नया सेल किसी पुराने सेल से ही बनता है। अब देखते हैं आज की मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर नया सेल पहले से ही मौजूद सेल से ही बनता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कोई भी सेल अपने आप से नहीं बन जाता। सो एक रिविजन लेते हैं। सबसे पहले शेल्डन साहब 1838 में उन्होंने सभी प्लांट सेल पर स्टडी किया और सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ये बात उन्होंने हमें बताई। श्वान साहब एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में हमें श्वान साहब ने बताया जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। शेल्डन और श्वान ने मिलकर के हमें एक थ्योरी दी जो कि सेल थ्योरी थी। उनकी थ्योरी में ये नहीं बताया गया था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो फिर रुडोल्फ विर्चो साहब आए 1855 में, उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी की दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं, सभी नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अब हम सेल के स्ट्रक्चर को एक बार डिटेल में रिवाइज करेंगे। सो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप पहले माइक्रोस्कोप की हेल्प से अनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल देख चुके हैं। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। आप उन दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से याद करते हैं। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। मतलब अनियन सेल एक प्लांट सेल है, इसके सबसे बाहर सेल वॉल होती है जो इसकी आउटर बाउंड्री बनाती है। एंड जस्ट विद इन इट इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बिल्कुल अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ह्यूमन चीक सेल में बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल हमें सिर्फ प्लांट्स में देखने मिलती है। सो इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हर सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने मिलता है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम दिखते हैं विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और क्रोमोसोम के अंदर हमें डीएनए दिखता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और कॉल्ड यूकैरियोटिक, यानी कि जिन सेल्स में मेम्ब्रेन जो सेल्स जो है वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई हैं, जिन सेल्स में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। वेयर एज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि जिन सेल्स में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। ये जेली जैसा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर की जगह भरता है। अब इसका काम, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के ज़्यादातर काम साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे कि वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, यानी कि सेल को जिंदा रखने वाली जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस है वो कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें और भी ज़्यादा मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर दिखती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखती हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे कि
like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuole, ये सब membrane bound organelles होते हैं. The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles, और ये organelles prokaryote में हमें नहीं देखने मिलती हैं क्योंकि ये membrane bound है और membrane bound organelles हमें prokaryotes में नहीं देखने मिलती हैं. Ribosome जो होता है वो non membrane bound होता है. Ribosome are non membrane bound organelle found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, वो हमें यूकैरियोट्स में भी देखने मिलेगा, वो हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने मिलेगा. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म. अब राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता, वो हमें बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि जो राइबोसोम है वो सिर्फ हमें साइटोप्लाज्म में देखने नहीं मिलता, वो हमें जो है प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी देखने मिलता है. एनिमल सेल कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोमियर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं. तो एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो कि सेंट्रोमियर हेल्प करता है सेल डिविजन में. अब सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी. सभी सेल्स एक जैसे तो होते नहीं हैं, उनका कुछ शेप भी होगा, साइज भी होगी, कुछ काम भी होगा, अलग अलग काम होंगे सबके. फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है. तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा ही होती है, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है इन लेंथ. बैक्टीरिया की सेल की बात करें तो वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है. अब देखते हैं कि अलग अलग सेल्स के शेप कैसे होते हैं. रेड ब्लड सेल जो कि राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है, वाइट ब्लड सेल जो कि अमीबॉइड होती है, कोलमनार एपिथेलियम सेल जो कि लॉन्ग एंड कोलमनार होती है, नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड और लॉन्ग होती है, ट्रैकेड जो कि लॉन्गेटेड होती है, मीजोफिल सेल जो कि राउंडेड होती है. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सिंगल सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है. अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर का होता है. नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, और नर्व सेल जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है. ठीक है. सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, सेल का जो शेप है वो भी बहुत वेरी करता है. कौन कौन सी शेप हो सकती है? दे में भी डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी हो सकती है. सो द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. इनका जो शेप है वो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे इनका फंक्शन होगा वैसे ही इनका शेप होगा. प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो the prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO. PPLO क्या है? प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये सब प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं. दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स की कंपेयर में जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं. दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. ये भी शेप और साइज में बहुत अलग अलग हो सकते हैं, वेरी करते हैं. शेप्स की बात करूँ द 4 बेसिक शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया आर. कौन कौन से शेप हो सकती है? बैसिलस जैसे कि रोड शेप, कोकस यानी कि स्फेरिकल शेप, विब्रियो यानी कि कोमा shape and spirillum यानी कि spiral shape. So the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryote exhibit a wide variety of shapes and function. यानी कि prokaryotic cells का जो basic structure है वो लगभग सेम होता है, लेकिन उनके जो shape और function है वो अलग अलग हो सकते हैं. यानी कि सिंपल सी बात है, जो prokaryotic cells हैं उनका जो basic structure होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, सभी में लगभग सेम होता है, लेकिन उनकी जो शेप और फंक्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं. सेल का साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग हो सकता है. माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल्स होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है. बैक्टीरिया का साइज लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है. रेड ब्लड सेल्स राउंड होती है, बाइकॉनकेव होती है. वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड होती है, कोलमनार एपिथेलियम सेल कोलमनार होती है. ठीक है. और नर्व सेल ब्रांच और लॉन्ग होती है, ट्रैकेड एलोंगेटेड होती है. मीजोफिल सेल राउंडेड होती है. ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल है. ह्यूमन आरबीसीज का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर का होता है. नर्व सेल सबसे लंबे सेल्स में से एक होता है. सेल का शेप उसके फंक्शन के हिसाब से बदलता है. प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और PPLO. ये छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप हैं. बैसिलस जो कि रोड शेप, कोकस यानी कि स्फेरिकल शेप, विब्रियो यानी कि कोमा शेप और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप.
अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले टिपिकल बैक्टीरिया, जिसका साइज़ जो होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। PPLO, जिसका जो साइज़ है वो 0.1 माइक्रोमीटर होगा। वायरसेस, जिसका 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होगा। अब प्रोकैरियोटिक्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, यानी कि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो जेली जैसा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है उस साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, नेकेड होता है। इस सेल का जो DNA है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, वो नेकेड है, इसलिए इसे नेकेड जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इन एडिशन टू द जीनोमिक DNA, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर DNA, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोमिक DNA। बैक्टीरिया में एक मेन सर्कुलर DNA होता है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में छोटे छोटे सर्कुलर DNA भी होते हैं। These smaller DNA और कॉल्ड प्लाज्मिड, और ये छोटे छोटे जो सर्कुलर DNA है इन्हीं को हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब द प्लाज्मिड DNA कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, यानी कि जो प्लाज्मिड DNA है बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल फीचर्स यानी कि यूनिक कैरेक्टर्स देते हैं। अभी यूनिक कैरेक्टर्स क्या है? वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यानी कि ऐसा ही एक स्पेशल फीचर है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, दैट इज रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बच सकते हैं। In high classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। Nuclear membrane is found in eukaryotes. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट सेल में ही होती है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट वेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, सिर्फ राइबोसोम होता है, यानी कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। एक एक्सेप्शन को छोड़ के वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में होता है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक खास चीज़ होती है जिसे इंक्लूजन कहते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में अब मेसोसोम नाम की एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो इनकी खास पहचान होती है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि मेसोसोम असल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़े हुए फोल्ड्स, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन की जो है वो इनफोल्डिंग्स होती है जो कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। PPLO का जो साइज़ है वो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर और वायरसेस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है। साइटोप्लाज्म सेल का सेमी फ्लूइड पार्ट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनका जो DNA है वो नेकेड होता है। मेन DNA के अलावा प्लाज्मिड भी यहाँ पर होते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया को स्पेशल कैरेक्टर जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट दे सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, सिर्फ राइबोसोम होते हैं। मेसोसोम और इंक्लूजन प्रोकैरियोट सेल की इंपॉर्टेंट खासियत है। अब बात करते हैं सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस की। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, मतलब ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स खासकर बैक्टीरिया के बाहर एक सेल एनवेलप होता है। ये सिंपल नहीं बल्कि केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कई तरह के केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थिन लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप एक पतली लेयर वाली और मजबूती से जुड़ी यानी कि टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि सेल एनवेलप जो है वो एक पतली लेयर वाली टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होती है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोप्रोटीन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। इस सेल एनवेलप में बाहर ग्लाइकोप्रोटीन सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। सेल एनवेलप की जो हर एक लेयर है वो अपना अलग काम करती है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी कि ये साथ में एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसा काम करती है। इट प्रोटेक्ट द बेसिक प्रोसेस ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जो होने वाले कुछ ज़रूरी प्रोसेस हैं, बेसिक प्रोसेस हैं, उनको सेफ रखती है, सेफ रखने का काम करती है। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन दोज एनवायरनमेंट वेयर दे कैन नॉट सर्वाइव। इन्हीं सेल एनवेलप की वजह से बैक्टीरिया ऐसे
ऐसे डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ बिना प्रोटेक्शन के सर्वाइव करना मुश्किल होता है. सो इन ग्राम स्ट्रेन्स these that take up the gram stand called gram positive and the other that do not or called gram negative bacteria. यानी कि सिंपल सी बात है, जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया. यानी कि हर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन और थिकनेस एक जैसी नहीं होती. किसी में पतली होती है, किसी में मोटी होती है. इट कुड बी एब्सेंट, अटैच और एज अ स्लिम लेयर इन सम. अब इस लाइन का मतलब कुछ बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो या तो बिल्कुल ही नहीं होती है, या चिपकी हुई होती है, या कुछ में स्लिम लेयर के रूप में होती है. वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल. और अगर ये बहुत मोटी हो या मजबूत हो जाए तो इसे कैप्सूल भी कहते हैं. सो द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल. अब सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल जो है वो सेल को शेप देने का काम करती है, उसकी शेप डिसाइड करती है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और उसको सपोर्ट भी देती है टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, जिससे बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए. बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग का मतलब बर्स्टिंग यानी कि फटने से और कोलैप्सिंग यानी कि सिकुड़ने से. तो यानी कि फटने से और सिकुड़ने से बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये हर चीज़ को अंदर या बाहर नहीं जाने देती है, सिर्फ ज़रूरी सब्सटेंस को ही अलाउ करती है एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. और बाहर की दुनिया से यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड से, एनवायरमेंट से जो फेस करती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फेस करती है. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन ऑल यूकैरियोट्स, यानी कि जितने भी यूकैरियोट्स है सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम ही होगी. सो एक फटाफट से क्विक रिविजन लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है. सेल एनवेलप में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों मिलकर सेल को प्रोटेक्शन देती हैं. ग्राम स्टेन के बेसिक पर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स कभी एब्सेंट होती है, कभी स्लिम लेयर और कभी कैप्सूल के रूप में होती है. सेल वॉल सेल को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है और सेल के अंदर या बाहर के सब्सटेंसेस को मूवमेंट को कंट्रोल करती है. अब मीजोजोम क्या होता है? सो मीजोजोम अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम. यानी कि मीजोजोम एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मेम्ब्रेन से बनी एक स्ट्रक्चर होती है. यानी कि मीजोजोम एक स्पेशल मेम्ब्रेन से बनी एक स्ट्रक्चर है विच इज़ बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़े हुए फोल्ड्स यानी कि इनफोल्डिंग यानी कि एक्सटेंशन से बनी होती है. दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेला. अभी जो एक्सटेंशन है या तो ये वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, या ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर ये लैमेला के फॉर्म में भी हो सकती हैं. अब इनका काम क्या है? ये एक्सटेंशन क्यों बनी है? ये हमें ज़रूरत क्या है इन एक्सटेंशंस की? तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं. इन सम प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म. कुछ बैक्टीरिया में मीजोजोम के अलावा भी मेम्ब्रेन की दूसरी एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती है, मतलब जिसे क्रोमैटोफोर बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं विच कंटेन पिगमेंट्स. बैक्टीरियल सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला. बैक्टीरिया के जो बाहर फ्लैजेला नाम की लंबी स्ट्रक्चर होती है, ये मूवमेंट में हेल्प करती है. बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला. यानी कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला की संख्या और अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है. अब ये जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिलामेंट में, हुक में और बेसल बॉडी में. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. द आउटसाइड पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. यानी कि इस लाइन का मतलब है फ्लैजेलम का जो बाहरी हिस्सा सेल के सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है. पिलाई और फिम्ब्रे की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है पिलाई और फिम्ब्रे ये भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया में. पिलाई जो है वो एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी. यानी कि इसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, कोई हेल्प नहीं करती है मोटिलिटी में. पिलाई एंड द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जो कि मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन. पिलाई और फिम्ब्रे जो है वो एक स्मॉल ब्रिसल लाइक यानी कि बाल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं. फिम्ब्रे आर नोन टू हेल्प इन स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. अब फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे बैक्टीरिया को बाहर की सरफेस से जुड़ने के लिए यानी कि अटैचमेंट में हेल्प करता है. इन सम बैक्टीरिया देयर आर नोन टू हेल्प द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू. यानी कि कुछ बैक्टीरिया में फिम्ब्रे की मदद से बैक्टीरिया रॉक और होस्ट टिश्यू से चिपक जाते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ना ये.
तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मीजोसोम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्ड एक्सटेंशन से बनते हैं, ये वेसिकल ट्यूब्यूल्स या लैमेले के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। फ्लैजेला बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। पिलाई मूवमेंट में हेल्प नहीं करती है। फिम्ब्रे बैक्टीरिया को रॉक्स और होस्ट टिश्यू के साथ अटैच होने में हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की। अब ये दोनों चीज़ें क्या बला हैं तो देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी देखने मिलेंगे। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होता है। इसको हम पढ़ेंगे अभी। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। राइबोसोम बहुत ही छोटे होते हैं, इनका साइज लगभग 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। कौन कौन से सब यूनिट? 50s और 30s यूनिट से बने होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हमें इनकी 2 यूनिट्स देखने मिलती हैं, सब यूनिट्स 50s और 30s, जो कि मिलकर के 70s बना रही होती हैं। विच राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोटीन किस जगह बनता है? वो है राइबोसोम पर। राइबोसोम को इसलिए ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन बनाती है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। अब इस लाइन का मतलब क्या है? बहुत सारे राइबोसोम जो है वो एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और उससे एक चेन बन जाती है जिसे पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। इसे हम जेनेटिक्स में और डिटेल में कवर करेंगे। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, यानी कि पॉलीसोम जो है, पॉलीसोम में जो एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो एमआरएनए को पढ़ते हैं और उससे प्रोटीन बनाते हैं। ये और डिटेल में पढ़ा जाएगा जेनेटिक्स में। इंक्लूजन बॉडी की बात करें। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब इस लाइन का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल अपना एक्स्ट्रा फूड या रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी के रूप में स्टोर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फ्यूचर के लिए पैसा सेव करते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि इंक्लूजन बॉडी में भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये भी ऐसे ही होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है एंड लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है फ्रीली, ठीक है। इसका एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैनुअल्स है, गैस वैक्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स हैं। गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो एक फटाफट से फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s से मिलकर बना होता है। एक ही एमआरएनए पर कई राइबोसोम लग जाए तो वो पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बन जाता है। पॉलीसोम मिलकर के प्रोटीन बनाता है। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करती है। इंक्लूजन बॉडी के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, गैस वैक्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन और पर्पल यानी कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो हमने बहुत जान लिया, थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल के बारे में जान लेते हैं। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, यानी कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, वो सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। यानी कि इन सब ऑर्गेनिज्म के सेल यूकैरियोट्स सेल होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट सेल को साइटोप्लाज्म को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोटिक सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया होता है। हर हिस्से को अलग काम करना होता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की वजह से बनते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus with a nuclear envelope। अब यूकैरियोटिक सेल जो है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, जबकि प्रोकैरियोट में हमें ऐसी कोई मेम्ब्रेन देखने नहीं मिल रही थी। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure। यूकैरियोटिक सेल में मूवमेंट और सपोर्ट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। इन्हें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। अब यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है।
प्लांट और एनिमल सेल की बात करूँ तो प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब यहाँ पर फॉर्मर का मतलब प्लांट सेल से है। प्लांट सेल में 3 खास चीज़ें होती हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि हमें एनिमल सेल में नहीं देखने मिलेगा, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल सेल, जबकि वो प्लांट सेल मतलब प्लांट सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड वगैरह जो हो गया, ये हमें प्लास्टिड हो गया, सेल वॉल हो गया, सेंट्रल वैक्यूल हो गया, ये हमें प्लांट सेल में देखने मिलता है, एनिमल सेल में नहीं देखने मिलता है। अब एनिमल सेल में हमें सेंट्रियोल देखने मिलता है, जो कि हमें प्लांट सेल में देखने नहीं मिलता है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई सभी यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा होता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम का फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। ये तीनों एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं। लगभग सभी प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 2 में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे।